बढ़त है? लंबे मार्जिन से आम आदमी पार्टी वो सीट जीती थी और उसमें वोट बैंक उनका है, इस वजह से वो पूरे चीज रिसर्च करके उन्होंने उस सीट को लिया था। और जरूरी नहीं कि वो जीते भी, हो सकता है कि वो ट्रेल भी कर सकते हैं। अभी तो फाइनल काउंट आना बाकी है। ये पूरे रिजल्ट से ऐसा लगता है कि जो ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो यूएसपी था वो अरविंद केजरीवाल पे टिका हुआ था। अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी वाली छवि है उस पर बहुत बड़ा डेंट लगा और इनके जो काम काज करने के जो तौर तरीके थे वो पिछले 2 साल से डिरेल हो गए। तो जो स्विच होते थे, जो वोटर्स जो लाभार्थी वोटर्स के अलावा जो वोटर्स जो भाजपा को देते थे लोकसभा में और विधानसभा में, वो आम आदमी पार्टी को देते थे, जो स्विच होके देते थे। अच्छा, वो वोटर फिर से भाजपा को दिया और इनके पास नहीं गए। यूपी में मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली के साथ साथ यूपी में उपचुनाव मिल्कीपुर सीट पर हुआ, उसको लेकर भी बड़ी सियासत हमने देखी। रियाज रासबिहारी जी, यानी कि गुड न्यूज बीजेपी से दिल्ली से भी आने वाली है और यूपी मिल्कीपुर सीट से भी। भैया, मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद अवधेश प्रसाद की सीट पर बीजेपी लगातार लंबे समय से मेहनत कर रही थी और उसको फ़ायदा मिला। खुद मुख्यमंत्री योगी लगातार मिल्कीपुर पर भी नज़र रखे हुए थे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो 9 यूपी में जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई थी, उसके सहयोगी दल को भी विजय मिली थी। और ये मान के चल रहे थे कि मिल्कीपुर में भी बीजेपी को जब भी उपचुनाव होगा उसको बीजेपी को जीत मिलेगी। ठीक है, आपने कहा कि ये माना जा रहा था कि बीजेपी को जीत मिलेगी, और यहाँ दिल्ली में जो समीकरण अभी के बनते हुए नजर आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर क्या कुछ इशारा मिल रहा है, कैसे नंबर घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है और जोश के साथ साथ जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी का झंडा हाथों में है, ढोल नगाड़ों की थाप है। मुझे लगता है मिठाई, लड्डू, जलेबी अभी से बंटने शुरू भी हो जाएंगे। शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं का बढ़ाने का काम करेंगे। ऊपर की पट्टी पर आप देख रहे हैं बीजेपी, जहां आपको पीएम मोदी का चेहरा दिख रहा है, और इसी चेहरे पर दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव लड़ा भी है 45 सीटों पर आगे। और आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ी 25 सीटों पर आगे है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस 0 पर है, अदर्स की भी अभी तक कोई खाता खुल नहीं पाया। बीजेपी जश्न मना रही है और जय जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आलोक सर, यानी कि राम जी ने नैया पार करा दी क्या? देखिए, राम जी और कृष्ण जी इसलिए कहेंगे, द्वारका से यात्रा, जिसको सोमनाथ से जो यात्रा शुरू की थी नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए ये कहिए कि कर्म करिए, आप लोगों को दीजिए कुछ न कुछ, उनको जो लाभ पहुँचाएंगे, जो वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए कई राज्यों में, उसका फ़ायदा मिल रहा है। ये आप मानना होगा। चाहे पार्टी तो ठीक है, पार्टी में अपने वर्कर भी जो काम करते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, रासबिहारी जी आपको और बता सकेंगे, उन्होंने भी जो बीच में थोड़ा बहुत जैसे कह सकते हैं बहुत सक्रिय नहीं हुए या कोई भी नाराज़गी रही हो, लेकिन उन्होंने भी महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में जो काम किया उसका लाभ भी मिला है। आप कुछ और रासबिहारी जी जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि मैं इस बात को जोड़ देता हूँ कि हमेशा वर्कर जो काम करता है उसका भी फ़ायदा मिले और साथ में रिजल्ट दिया जाए। आप देखिए कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने यदि कानून व्यवस्था को ठीक किया, यदि आयुष्मान भारत सफल हुआ, यदि अयोध्या की बात आपने ठीक कही कि राम जी का पूरा जिस तरह से अयोध्या का भव्य मंदिर बना, महिलाओं का वोट खास करके आपने जो कहा रचना जी, सबसे बड़ी बात यही है कि महिलाएं एक तो भावनात्मक हैं, उनको सुरक्षित जीवन चाहती हैं और ईश्वर के प्रति आस्था उनकी है। बल्कि मुस्लिम महिला, यहाँ मैं एक और कहूँगा, मैंने खुद देखा, आपने अभी राणा जी कहते रिपोर्टर्स गए, मैं खुद भी अपने इलाके में घूमा, जो और दूर से खड़ा रहकर के आप कह रहे हैं कि महिलाओं ने यहाँ पर जो बाजी है वो पलट दी। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, लगातार इलेक्शन से जुड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, लगातार पीछे चल रही हैं मुख्यमंत्री आतिशी।
आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा इंडिकेशन है। 3200 वोटों से अभी पीछे हैं सीएम आतिशी। आप अंदाजा आप लगाइए, एक महिला कैंडिडेट जब खड़ी हुई है कालका जी से और साथ ही साथ वो महिला मुख्यमंत्री भी हैं और महिलाओं ने ही बाजी पलट दी है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और यहाँ बीजेपी आगे। और इन सब के बीच ही आतिशी पीछे चल रही है, वो भी 3200 सीटों से 3200 नंबर से। मेरे साथ में जुड़ गए हैं रवि किशन जी भी। और इस बीच जिस तरीके से अभी तक के इंडिकेशंस है, वो कह रहे थे कि नर्क से आजादी दिला दी है दिल्ली की जनता ने और यहाँ स्वर्ग अब होगा बीजेपी की जीत के बाद में। रवि किशन जी, 45 सीटों पर अभी बीजेपी आगे और 25 पर आम आदमी पार्टी आगे, क्या कहेंगे? रवि किशन जी, थोड़ी देर बाद हमारे साथ मुस्तफाबाद से मोहन बिष्ट को सबसे बड़ी लीड 38,583 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के मोहन बिष्ट। और विश्वास जी, उनकी बातों पर और प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, भाजपा के कार्यकर्ता की जीत है। रवि किशन जी, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं कि दिल्ली को साहब नरक बना दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद अगर देखा जाए फ्रीबीज की बात अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा की, चाहे वो बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, ऑटो वालों के लिए घोषणा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी, क्योंकि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, साहब बीजेपी आएगी तो सब बंद करेगी। बीजेपी को इस बात को स्वीकारना पड़ा कि जो भी अरविंद केजरीवाल फ्री दे रहे हैं हम सब देंगे। इसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार एक्स्ट्रा जनहित में जो चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अनाज वगैरह इलाज के लिए तो सब दे ही रहे थे। मोदी जी की गारंटी जब दिल्ली वालों को पता चल गई और उसको हम लोगों ने जमीन पर एक कार्यकर्ता की तरह उतारा, करेक्ट पहुंचाया, अपने समाज से बोला कि का हो कौन जिंदगी जिए ताड़ा, का मिला था, यह सब चाहिए, सब मिली ना जनहित में। प्रधानमंत्री मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों के अनाज देता रहे इतने समय में, 10 लाख इलाज के लिए दे रहे हैं, 5 लाख 10 लाख अभी दिल्ली के लिए दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ाई व्यवस्थाएं हम लोग सब कुछ तो कर ही रहे हैं गोरखपुर में। और आप लोग देख रहे हो, आप लोग जिस गांव से आते हो वहां की जिंदगी यूपी की देख लो, जहां डबल इंजन की सरकार है, और आप लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, कैसी हवा है, क्या लाइफ है आप लोगों की। यानी आप कह रहे हैं कि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी। जरा ये तो बताइए, आम आदमी पार्टी लगातार पूछती रही थी कि बारात तो आ गई, दूल्हा कौन है, अब जरा बता दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री भाजपा का संगठन उन आम आदमियों को और सबको जानना चाहिए। न खट्टर साहब को पता था, न नायब सैनी जी को पता था, न देवेंद्र फडणवीस जी को, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भी 2017 में नहीं पता था मुख्यमंत्री बने। अचानक अद्भुत सा कोई कार्यकर्ता आएगा और सामने आ जाएगा, सब लोग ऐसे मुंह बांधेंगे। यही भाजपा का, मोदी जी के संगठन की यही सुंदरता है और इसीलिए भाजपा कार्यकर्ताओं की, गरीबों की पार्टी है। और सब लोग इसीलिए इतनी 19 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता, अचानक कोई आता है और देखिएगा 2 दिन में आप लोगों को, सब लोग को हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की, ये लोग नहीं जानेंगे, इसीलिए तो ये लोग हार रहे हैं और इनकी राजनीति का पूरा हिस्ट्री खत्म हो रहा है आज। आपने भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया, खूब प्रचार किया, कौन-कौन सी विधानसभा गए और परिणाम क्या है? जी आवाज नहीं, हेलो। आपने भी रवि किशन जी जमकर प्रचार किया दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, कौन-कौन सी विधानसभा गए, परिणाम क्या? जी हमने 56 विधानसभा गए, 56 जी। मैं रोज 5 से 6 सभाएं करता था और 250-300 किलोमीटर रोज चलता था मैं। कोई सांसद मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? रवि किशन जी, यहाँ पूछा जा रहा है हमारे मेहमानों के जरिए कि क्या कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? भाजपा है, कुछ भी हो सकता है। सरप्राइज देने की आदत है। मोदी है तो मुमकिन है रवि किशन जी। कुछ भी, एक पार्षद भी, एक कार्यकर्ता भी, एक लास्ट बेंच में बैठा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री, यही तो सुंदरता है भाजपा की। रवि किशन जी, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई है। यमुना साफ करनी पड़ेगी, हवा साफ करनी पड़ेगी, सबको स्वास्थ्य देना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा, और अब कोई झगड़ा नहीं होगा। मतलब आपदा आपने कहा था, अब दिल्ली के लोगों ने कह दिया कि बीजेपी के लोगों का आपदा हमने मान लिया है, आप जा और बीजेपी आ। रवि किशन जी से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन और भी कोई जुड़ेगा। मनोज जी, चूंकि नगर निगम आज भी आम आदमी पार्टी, मतलब उनके जिस तरह से है,
उसका कैसे संघर्ष फिर होगा। क्योंकि पहले बीजेपी जब नगर निगम में थी तो दिल्ली आम आदमी पार्टी कहती थी ये काम नहीं कर रहे हैं। अब संकट ये आने वाला है कि यदि यहाँ पर सरकार आ गई, केंद्र में आ गई, लेकिन नगर निगम सड़क बनाता है, नगर निगम कई तरह की सुविधाएं देता है, वो यदि काम नहीं करेंगे और उसका ठीकरा फूटेगा कि भाई आप तो आए, हमने आपको लाया और आप तो रिजल्ट नहीं दे रहे। ये इसका भी इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं एक देश एक चुनाव, विधानसभा और नगर निगम के चुनाव एक साथ हो, लोकसभा के चुनाव एक साथ हो, मतलब एक चुनाव होने पर ही ये समस्या हल होगी। वरना दिल्ली में तो दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, इसका जो संघर्ष है ये भी रुकने का रास्ता मुझे लगता है कि जल्दी ही, मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री मोदी और अब तो एक तरह से ज्यादा भारी बहुमत सब जगह मिल रहा है, उसका रास्ता तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ जिस पर तरीके से दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं जॉब के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, राज बिहारी जी, और यहाँ दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले जो बजट आया जिसमें बड़ी राहत मिडिल क्लास लोगों को मिली, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा क्या बीजेपी की बढ़त देखिए, का? मैं पहले जो आलोक जी बात कर रहे थे ना एमसीडी को लेके, मेरा मानना है कि एमसीडी में अब इस हार के बाद में आम आदमी पार्टी के बहुत बड़ी संख्या में पार्षद पार्टी छोड़ देंगे। और मुझे तो एक आशंका ये भी है कि आज बहुत जल्दी ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी टूट सकती है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में लोग गए हैं, कोई कांग्रेस से गया है, कोई बीजेपी से गया है, या जो लोग वहाँ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आम आदमी पार्टी में जो बाई चांस पॉलिटिक्स में चले गए, जो अपना धंधा पानी बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ही खबर आएगी कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी टूट गई है और उसके बहुत सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि एमसीडी में तो बहुत जल्दी ही यानी बिना बीजेपी के मुताबिक पार्षद बन जाएंगे। जो आरोप लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल की 15-15 करोड़ का ऑफर, यानी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आम आदमी पार्टी ऐसे भी टूट जानी है। रचना, बहुत जल्द बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। बहुत जल्द ये भी खबर आने वाली है कि इलेक्शन कमीशन से हमने डेटा मांगा था, वो डाटा हमको इलेक्शन कमीशन ने अब तक नहीं दिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेकर बोल दिया कि 39 लाख ये वोटर कहां से आ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में। चुनाव आयोग के ऊपर पहले से ही जिम्मेदारी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये मानना पड़ेगा, अगर आप बीजेपी की लिस्ट उठा के देखेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर आधा और 1 घंटे में दिल्ली के विधानसभा चुनाव का अपडेट लेते थे, पूरी जानकारी उनके पास पहुंचती थी। केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी, राज्यों के मंत्रियों की जिम्मेदारी। अगर कोई उत्तराखंड का पॉकेट है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों की जिम्मेदारी कि आप अपने लोगों के पास जाइए और उनको समझाइए। अगर कोई मध्य प्रदेश का पॉकेट है तो छतरपुर में कहां के लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में कौन से दिल्ली के बेल्ट में लोग रहते हैं, वहां पर उनके लोकल के नेताओं को भेजना, उनको बताना भी और अपने राज्य की योजनाओं का जिक्र करना और अबे तुम्हें क्या मिलने वाला है यह बताना। लेयर बाय लेयर कई नेताओं की जिम्मेदारी तय गई है। और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात को नहीं समझ पाएंगी कि बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है। वो चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है, वो चुनाव को अपनेपन की तरह लड़ती है और उन्हें जीतना होता है। आप जीत गए तो हाथ हिला दीजिए, हार गए तो आरोप लगा दीजिए, इतना नहीं होता। इनको समझना होगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। आलोक जी, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, अमित शाह जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप ये देखिए कि लगातार मोहल्ला बूथ के आधार पर भी पहले पन्ना प्रमुख होते थे, अब उसके बाद पन्ना से भी ज़्यादा उन्होंने नीचे के प्रमुख बनाए। ये ठीक है कि 100% उतना कितना हर एक को नहीं मॉनिटर किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में सबक है। और मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं, बीजेपी ने वर्षों तक इस तरह के काम किए, आरएसएस ने किए, और एक समय में कांग्रेस में भी सेवा दल के लोग, खुद मैंने ऐसे देखा है जो लोग मंत्री बने। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के कई ऐसे नेता थे जो दरी बिछाते थे खुद और खुद माइक लगाते थे, मैंने उन लोगों को देखा है। उसके बाद लेकिन जब धीरे धीरे वर्कर्स का पीछे हो गए, अब यह है कि भजन लाल, कोई सोच ही नहीं सकता था कि मैंने भजन लाल शर्मा जो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मोहन यादव, वो पहले कार्यकर्ता की तरह रहे, उन्होंने भी एकदम नहीं सोचा होगा, धीरे धीरे आगे बढ़े, वो अलग बात है। मेरा यही कहना है कि ये जो पार्टी की क्षमता होगी डेमोक्रेसी में, ये सबसे बड़ी ताकत है और उससे ही लोगों को फ़ायदा। इसीलिए मोदी जी जितनी बार पार्टी की बैठक करते हैं, बार बार कहते हैं कि आप जाइए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में, राज्यसभा के सदस्यों को, अधिकारियों को। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, केंद्र सरकार के सारे सचिव का अपने इलाके में जब कलेक्टर थे वहाँ होकर के आइए और देखिए कि क्या काम हो रहा है।
मैं नहीं कहा 100% न भी हो, लेकिन ये जो भारत जैसे देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता हो, इस तरह के काम का ही फायदा मिलता है राजनीति में, और वो तो इसके लिए भी तैयार हैं। आप यदि अपोजिशन में हो सकता है 10-20 साल बाद आए, तो अभी से अच्छा काम करिए ताकि आप आए तो कम से कम लोकतंत्र मजबूत हो। बिल्कुल देखिए, पूछने इसमें की कोशिश इसमें मैं करेंगे। यहाँ पे कमलजीत एक- सहरावत अब हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक महिला चेहरा भी है और अगर उनके नाम पर भी सहमति बन जाए तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन सब के बीच आप कुछ कह रहे थे राजबेरी। मैं इसमें एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि जब दिल्ली के 6 सांसदों की टिकट काटी गई थी, तब ये माना जा रहा था कि सभी सांसद विधानसभा चुनाव में उतारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब टिकट काटी गई थी तो आलाकमान ने नहीं सोचा था कि सांसद, क्योंकि बहुत सारे सांसदों को नहीं उतारा गया दोबारा से। अगर आप देखेंगे तो प्रवेश वर्मा और रमेश बूढ़ी 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने खुद अपनी तरफ से सीट को पसंद किया, क्योंकि रमेश बूढ़ी 3 बार तुगलकवाद सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं, और प्रवेश वर्मा महरौली सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव 2013 में जीते थे। तो पार्टी ने उन लोगों को भी, कि पार्टी ने एक मतलब जैसे आलोक जी बता रहे, एक बड़ी रणनीति बनाई। तो क्योंकि प्रवेश वर्मा ने तो टिकट अनाउंस होने से बहुत पहले ही वहाँ काम शुरू कर दिया था, इसी तरह से रमेश बूढ़ी भी कालकाजी में सक्रिय थे, और पार्टी ने और भी कुछ सीटों पे, हालांकि कुछ सीटों पे पार्टी की जो वो रणनीति है, जैसे गांधीनगर सीट पे अरविंद सिंह लवली को चुनाव लड़ाना, वो वहाँ पर, और जो उनके मौजूदा विधायक थे उसकी टिकट काट कर, तो वहाँ पर भी एक नाराजगी रही। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करके, और जैसे आलोक जी ने कहा कि आरएसएस, और सीधे चलेंगे कमलजीत सहरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से सांसद है। कमलजीत जी, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आपको आ रही है? जी अब आ रही है, बताएं। नमस्कार। दिल्ली की ये जीत स्वाभाविक जीत है, और मैं कहूंगी कि जीत की पटकथा 8 महीने पहले लिखी जानी शुरू हो गई थी। अगर हम 8 महीने पहले ध्यान करेंगे तो दिल्ली में गर्मी पीक पर के ऊपर थी। दिल्ली के लिए पीने के पानी का त्राहिमाम जनता में था। पीने का पानी की सप्लाई नहीं आ रही थी तो गंदा आ रहा था, टैंकरों पर झगड़े मच रहे थे। उसके 2 महीने बाद आया मानसून, जब भगवान ने बारिश दी हमें, लेकिन दिल्ली में इतना जल भराव हुआ कि लोग अपने घरों से निकलने के लिए भी मजबूर हो गए कि वो निकल नहीं पा रहे थे। और इस बार पहली बार दिल्ली के जल भराव में 60 से ज्यादा लोगों की करंट लगने से मृत्यु हो गई, क्योंकि पानी में करंट था। राजेंद्र नगर के 3 बच्चे, राजेंद्र नगर एक पोश एरिया है, वहां पे अगर नाले की डिसिल्टिंग नहीं होती और 3 बच्चे काल के ग्रास में चले जाते हैं दिल्ली सरकार की लापरवाही से, तो दिल्ली की जनता इसको माफ नहीं कर पाई। फिर उसके बाद पॉल्यूशन आया। इस बीच में अनेक